नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। मोदी सरकार का सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा हो गया। 36 नए चेहरे इंस्टॉल हो चुके हैं। 12 मंत्रियों को कैबिनेट से डिलीट किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने अपनी औसत उम्र भी 61 से घटाकर 58 साल कर ली। सुनने में ये बातें फिटनेस से भरपूर लगती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारों की फिटनेस का टेस्ट लगातार करती है। अब चेहरे भले ही नए हो, लेकिन चुनौतियां वही पुरानी और गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या चाल बदलेगी? आज हम मोदी सरकार के चेंज और चैलेंज का विश्लेषण करेंगे और आपको नए कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताएंगे। आज कैबिनेट की मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट पर बड़ा फैसला हुआ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। कैबिनेट विस्तार के बाद नए मंत्रिमंडल को देखते ही तेल के दामों ने महंगाई की सलामी दी है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। डीजल का दाम भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 36 दिनों में पेट्रोल 10 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल 8 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। पेट्रोल मंत्री का चेहरा बदल चुका है, लेकिन मूल समस्या और आपकी जेब वही है। तेल की कीमतों में लगी आग कब बुझेगी, इस सवाल का विश्लेषण करेंगे। आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कनाडा की कंपनी सैनिटाइज डी ने कुछ समय पहले नाक में स्प्रे के जरिए 99.9% कोरोना वायरस खत्म करने का दावा किया था। स्प्रे का डेमो दिया था। इसे न्यूजीलैंड और इजराइल सहित कई देशों में अप्रूवल भी मिला। अब मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मा भारत में इसका फेज 3 ट्रायल करेगी, ताकि इसके भारत आने का रास्ता साफ हो सके। और भारत के कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच श्रीलंका का कैबिनेट विस्तार दिलचस्प है। वहां राजपक्षे परिवार के एक और सदस्य को कैबिनेट में एंट्री मिली है। इसके बाद अब श्रीलंका सरकार के सबसे बड़े पदों पर 4 भाइयों का कब्जा हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सिंचाई और वित्त मंत्रालय सब भाइयों के हाथ में है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का बेटा भी कैबिनेट में है। कहा जा सकता है कि वहां सरकार का मतलब राजपक्षे परिवार है। कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की इमेज को बहुत डेंट किया था। देश विदेश में बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन इस बड़ी चुनौती से प्रधानमंत्री की टीम लड़ी। धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आए। तो यह देखने की जरूरत थी कि सरकार में कहां पर क्या सही करने की जरूरत है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने टीम में बदलाव किए हैं, लेकिन यह बदलाव इतने उलटफेर वाले होंगे, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। आज प्रधानमंत्री की नई टीम के नए चेहरों ने अपनी अपनी कुर्सी संभाल ली, अपने टास्क में जुट गए। नए बदलाव के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हुई और बड़े फैसले भी हुए। क्योंकि टीम मोदी के चेहरे जरूर बदल गए, लेकिन चुनौतियां नहीं बदली हैं। कोरोना के दौर में इन चुनौतियों से पार पाना आसान भी नहीं है। ये चेंज और चैलेंज के बीच की लड़ाई है, जिसमें उन लोगों को खरा उतरना है जिन पर पीएम ने भरोसा किया है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री नए, शिक्षा मंत्री नए, श्रम मंत्री नए, रेल मंत्री नए, कानून मंत्री नए, आईटी मंत्री नए, पेट्रोलियम मंत्री नए। पीएम ने सब बदल दिया। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दी। पुराने लोग चले गए, नए चेहरे आ गए, विभाग बदल गए, मंत्री बदल गए। लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनौतियां तो वही हैं और चुनौतियां बड़ी हैं। यही नए चेहरों के सामने चैलेंज है। फिर चाहे वो मनसुख मांडविया हो, जिन्हें हर्षवर्धन को हटाकर स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, जिन्हें निशंक को हटाकर शिक्षा मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, जिन्हें संतोष गंगवार को हटाकर श्रम मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, जिन्हें रविशंकर प्रसाद को हटाकर आईटी मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो किरण रिजिजू हो, जिन्हें रविशंकर प्रसाद की छुट्टी करके कानून मंत्री बनाया गया, फिर चाहे वो हरदीप पुरी हो, जिन्हें प्रमोट करके पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने भरोसा दे करके जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है, निश्चित रूप से मैं उसको पूरा गंभीरता से निभाने का प्रयत्न करूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with
प्रधानमंत्री जी's vision of an आत्मनिर्भर भारत। इन चेहरों पर पीएम ने भरोसा किया है, इसलिए किसी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठ सकते। लेकिन कोरोना के इस दौर में हालात ऐसे हैं कि बड़े बड़े सूरमा फेल हो गए। हर्षवर्धन में ही क्या कमी थी? 1.5 साल से कोविड मैनेजमेंट वही देख रहे थे, लेकिन दूसरी लहर के साथ ही कोविड मिसमैनेजमेंट का ठीकरा फूटा। देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सरकार की इमेज खराब हुई, परफॉर्म ना करने के सवाल उठे और शायद इसी वजह से उनकी कुर्सी चली गई। अब हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडविया को लाया गया है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हैं। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सामने है। अगस्त के तीसरे चौथे हफ्ते में तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना के 40 से 45 हजार नए केस अब भी रोज आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी काफी उतार चढ़ाव है। वैक्सीन की फुल सप्लाई सुनिश्चित करना है। दिसंबर तक सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा करना है। मनसुख मांडविया ने कोरोना की दूसरी लहर में बड़ा काम किया था। तब ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, रेमडेसिविर जैसी क्रिटिकल दवाओं की बड़ी किल्लत थी। केमिकल मिनिस्टर के नाते क्रिटिकल दवाओं की तेजी से प्रोडक्शन में अहम रोल निभाया था। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच उनका प्रोडक्शन बढ़ाया। शायद इसीलिए पीएम ने उन पर भरोसा किया, उन्हें प्रमोट किया और कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस, 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। टास्क तो बड़ा है, कोरोना का खतरा भी कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में मनसुख मांडविया के साथ एक और नया चेहरा भारती पवार का है, जो राज्य मंत्री है। आप शायद भूल गए, लेकिन भारती पवार उसी नासिक के ढिंडोरी से बीजेपी की सांसद है, जहां अप्रैल में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ था और 22 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी। मैंने ऐसे भी कई, अभी लास्ट वीक मेरे क्षेत्र में मैंने डॉक्टर्स लोगों को फोन किया कि क्या है अभी पेशेंट का ये, अभी महाराष्ट्र में तो कम नहीं हो रहे पेशेंट, वैसे भी काफ़ी मात्रा में है। तो उन्होंने कह दिया कि अभी जो पेशेंट एडमिट है तो उनके घर में कहीं किसी की यहाँ शादी हुई है, तो ये ज़्यादा है अभी ये प्रमाण। तो मुझे लगता है ऐसे बातों पे ज़्यादा काम करके ध्यान में रखते हुए हम उसी तरह रोकने में कामयाब हो गए। और दूसरी ये बात कि जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन फ्री में हम सब तक पहुंचाने की लगातार कोशिश में है। अभी अराउंड 36 करोड़ से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हुए हैं। तो मुझे लगता है और ये बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा भी, इस दिशा में काम भी हो रहा है। तो आज ऑनरेबल मनसुख भाई मांडविया ने और अभी मीटिंग भी की है, तो हम अभी वो यही कर रहे हैं, अपडेट्स लेने की कोशिश कि क्या हो रहा है और आगे जाके हमें क्या क्या करना है। ये सही बात है, अभी तो मंत्रालय को समझना है, सभी जानकारियां लेनी है। नए मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मंत्रालय के हालात को समझा है और इनके हिसाब से नई चुनौतियों के लिए खुद को जल्द से जल्द तैयार करना है। हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आज कैबिनेट की मीटिंग में कोविड मैनेजमेंट पर बड़ा फैसला हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए अगले 9 महीने में 23,123 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पूरे देश में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए केंद्र देगा। 8,000 करोड़ रुपए राज्यों से आएंगे। इससे देश के सभी 736 जिलों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। करीब 2,40,000 नॉर्मल बेड तैयार किए जाएंगे। करीब 20,000 आईसीयू बेड्स तैयार किए जाएंगे। आईसीयू बेड्स में 20% बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए बनेंगे, क्योंकि आगे तीसरी लहर का खतरा है और बच्चों को इस लहर से बचाने की चुनौती है।
दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाओं की भयानक किल्लत हुई थी। लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे थे, जरूरी दवाएं नहीं मिल रही थीं। कैबिनेट में जिस हेल्थ पैकेज पर चर्चा हुई उसमें यह भी फैसला हुआ कि जिला स्तर पर ऑक्सीजन स्टोरेज बनाए जाएंगे, दवाओं का स्टोरेज बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी कैबिनेट की मरम्मत कर दी है, ओवरहॉल किया है, पुर्जों को ठीक किया है। यह सरकार की स्पीड बढ़ाने के लिए सही था क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब 3 साल ही बचे और 2024 की तैयारी के लिए अभी से सरकार को फिट करना जरूरी था। जो इसमें फिट नहीं हो रहे थे उन्हें आउट किया गया। अब सबका फोकस उन लोगों पर है जिनकी क्षमता पर भरोसा किया है और जिन्हें बड़े बड़े नामों की जगह लाया गया है। अब इन्हें काम करके दिखाना होगा और वो काम करके दिखाना होगा जो उनके पहले के मंत्री नहीं कर पाए। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। 2 महीने से रविशंकर प्रसाद ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे थे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कैबिनेट से खुद उड़ा दिए गए। उनकी कुर्सी पर नए मंत्री बैठ गए हैं, अब उनके पास चिड़िया उड़ाने का चैलेंज है। आईटी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर जो है भारतीय डिजिटल पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने तो कई ऐसे, रविशंकर प्रसाद जो आपसे पहले मंत्री थे, वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि ट्विटर को ये पॉलिसी भारत की माननी चाहिए? भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। जो काम रविशंकर प्रसाद नहीं कर पाए वो अश्विनी वैष्णव कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ट्विटर तो कानूनों के पालन पर अब भी इधर उधर की बातें कर रहा है। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में खुद ट्विटर ने माना कि नए आईटी नियमों का उसने पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कह दिया कि अब वो ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और सरकार को फ्री हैंड है कि वो ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन ले, क्योंकि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बर्ताव करना है। हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई तो ट्विटर ने 8 हफ्ते का टाइम मांग लिया, जिसमें वो स्थायी तौर पर शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति कर सके। ये टालमटोल, ये आनाकानी फरवरी से चल रही है, जब से नए आईटी नियमों का नोटिफिकेशन आया था और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का समय मिला था कि वो नियमों का पालन करे। लेकिन 3 महीने क्या, मई के बाद जून निकल गया, जुलाई आ गया, ट्विटर कोर्ट और कचहरी के चक्कर में पड़ गया, लेकिन नियमों को मानने पर उसके बहाने ही खत्म नहीं होते। अब आईटी और कम्युनिकेशन को संभालने अश्विनी वैष्णव आए हैं, जो आईएएस रह चुके हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, अमेरिका के वॉटन से एमबीए हैं। पीएम का अश्विनी वैष्णव पर भरोसा ऐसा है कि रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेता को हटाकर उन्हें आईटी मंत्रालय दे दिया, पीयूष गोयल जैसे नेता से रेल मंत्रालय लेकर उन्हें दे दिया। आपके कंधे पे रेल, आपके कंधे के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन साथ में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है, उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई चीजें हैं। पहले ये भी कहा जाता था रेलवे एक्सीडेंट के लिए ही जाना जाता था, भारतीय रेलवे में ये बहुत था। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या क्या रहेगा आपके हिसाब से रेलवे में? मॉडर्नाइजेशन रहेगा, सेफ्टी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण से साधारण परिवार के व्यक्ति के, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा, आईटी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा क्या चेंज आए, वो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत रेल चलेंगी, अब तेजी से मान सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन रेलवे के लिए बहुत विराट है। उस पूरे विजन में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसके लिए सोचना है, तो हम उसी धारा पे काम करें। पीएम के विजन की बात सभी कर रहे हैं। ये विजन ऐसा बदलाव लेकर आएगा ये कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। कानून मंत्रालय में ऐसा ही उलटफेर हुआ है। रविशंकर प्रसाद तो खुद वकील हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी छुट्टी हुई तो कानून मंत्रालय किरण रिजिजू को दे दिया गया। ये चौंकाने वाला फैसला था। उससे पहले मैं
गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफी क्लोज रहा है, होम मिनिस्ट्री का। तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है, तो यही हमारा एक जीवन का मकसद है। इसलिए नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन में अहम रोल निभाता है। 3 अहम चुनौतियां इस वक्त हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खाली पद भरने हैं। दूसरे, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। तीसरी ये कि कोरोना काल में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। चुनौती तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हर छोटे काम को बड़ा समझ के ही करना चाहिए और कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए और देश काल परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से संविधान में भी संशोधन राष्ट्र हित में और जनहित में होते रहते हैं, इस प्रकार से कानूनों में भी। इसके अलावा 3 और अहम मंत्रालय जिनके चेहरे बदले गए और जिनके सामने कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, उनमें श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय हैं। क्योंकि सवाल रोजगार का है, शिक्षा का है, तेल की महंगाई का है। पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान से लेकर हरदीप पुरी को उस वक्त दिया गया है जब पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। डीजल भी कहीं 100 के पार हो चुका है। इस महंगाई के साथ सवाल रोजगार का भी हो, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने कमर तोड़ दी। काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गईं। श्रम मंत्रालय में अब भूपेंद्र यादव आए हैं। इसी तरह से चुनौती शिक्षा मंत्रालय में भी है, जहां रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी करके धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई। कोविड में स्कूल भी 1.5 साल से बंद हैं। शिक्षा मंत्रालय के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही इस साल परीक्षाएं नहीं हो सकी और किसी तरह से छात्रों का रिजल्ट तैयार किया गया। अब चुनौती यही है कि पूरी व्यवस्था को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के कल के विस्तार को खबरों के कई लेंस से समझने की कोशिश की जा रही है। खबरदार में हमने एक दिलचस्प विश्लेषण तैयार किया है कि टीम मोदी में आखिर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो एनडीए के पहले दौर यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में मंत्री रहे। टीम अटल में रह चुके अब ऐसे सिर्फ 4 नाम हैं जो मोदी सरकार में भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, टूरिज्म राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मोदी के मौजूदा मंत्रिपरिषद में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कल के फेरबदल में टीम अटल के 3 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें टीम मोदी से आउट किया गया। ये है रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और संतोष गंगवार। टीम अटल के चेहरे मेनका गांधी, उमा भारती, सुरेश प्रभु, राजीव प्रताप रूडी, अनंत गीते और बंडारू दत्तात्रेय मोदी की पहली सरकार में मंत्री थे लेकिन अब सरकार में नहीं है। टीम अटल के अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार मोदी की पहली सरकार में मंत्री रहे लेकिन अब इनका निधन हो चुका है। अटल सरकार में रहे रामविलास पासवान ऐसे नेता रहे जिन्हें पीएम मोदी की दोनों सरकारों में रहने का मौका मिला। पिछले साल रामविलास पासवान का निधन हो गया था। टीम अटल के वेंकैया नायडू पहली मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब देश के उपराष्ट्रपति। अटल सरकार में मंत्री रही सुमित्रा महाजन पहली मोदी सरकार के दौरान लोकसभा स्पीकर थी। अब टीम अटल के उन चेहरों को भी जान लेते हैं जिन्हें मोदी सरकार में मौका नहीं मिला। ये हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शहनवाज हुसैन। देश में इन दिनों 2 चीजों ने आम आदमी का पसीना निकाला हुआ है। एक तो उमस वाली गर्मी, दूसरी पेट्रोल डीजल की कीमतों वाली गर्मी। बस अंतर यह है कि गर्मी का तो सीजन होता है इसीलिए लोगों को इससे निजात मिल ही जाती है, लेकिन तेल के दामों की गर्मी का कोई सीजन नहीं होता, इसीलिए तेल की कीमतों में लगी आग कब बुझेगी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद 4 मई से अब तक पेट्रोल के दाम 36 बार, डीजल के दाम 34 बार बढ़ाए गए। 36 दिनों में ही पेट्रोल 10 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल भी पेट्रोल को कड़ी टक्कर दे रहा है जो पिछले 36 दिनों में 8 रुपए 83 पैसे महंगा हो चुका है। एक टाइम था जब कहा जाता था कि इस देश में पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिकने लगेगा। अब यह पुरानी बात हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें लगभग पूरे देश में शतक लगा चुकी हैं या 99 के फेर में। अब डीजल की कीमतें भी शतक लगाने के करीब हैं। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रधानी भी धर्मेंद्र प्रधान के हाथों से लेकर हरदीप पुरी के कंधों पर डाल दी गई है, लेकिन क्या हरदीप पुरी जनता की उम्मीदें पूरी कर पाएंगे या फिर वो भी
धर्मेंद्र प्रधान की तरह सरकार की कमाई वाले टारगेट को ही पूरा करने पर फोकस करेंगे। इधर पेट्रोलियम मंत्रालय के नए प्रधान पहले दिन चार्ज ले रहे थे, उधर पेट्रोल के दाम एक बार फिर रिचार्ज हो गए। इधर हरदीप पुरी के चेहरे पर नए पेट्रोलियम मंत्री होने की खुशियां बिखरी थीं। उधर तेल और रसोई गैस की महंगाई से आम जनता के चेहरे पर मायूसी छाई थी। कल दाम बढ़ाकर धर्मेंद्र प्रधान को फेयरवेल देने वाली तेल कंपनियों ने आज फिर कीमतें बढ़ाकर नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का ग्रैंड वेलकम किया। लेकिन देश भर में किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शनों ने हरदीप पुरी के पदभार ग्रहण इवेंट के रंग में भंग डाल दिया। और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डीजल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के दाम, तेल के खाने वाले के उनके दाम कम किए जाए और डीजल पे किसानों को 50% सब्सिडी दी जाए। जो मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले कहती थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद पूरे देश का तेल निकाल दिया, पूरे तरीके से देश की जनता को बर्बाद कर दिया है। वैसे टाइमिंग देखिए, नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय तब मिला है, दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 59 पैसे लीटर, मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे लीटर, कोलकाता में 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 101 रुपए 37 पैसे लीटर, जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 36 पैसे, भोपाल में 108 रुपए 88 पैसे लीटर और बेंगलुरु में 103 रुपए 93 पैसे। जब पेट्रोल की कीमतें अब लगभग पूरे देश में शतक लगा चुकी हैं, देश के महानगरों से लेकर देश की राजधानी और राज्यों की राजधानियों तक में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर के भाव बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है। दिल्ली में भी कुछ यही हाल है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए 56 पैसे तक चली गई है। जो 100 का आंकड़ा है उसने बुधवार को ही छू लिया था, गुरुवार को और बढ़ोतरी हुई है और ये कहीं ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हो गई है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए 52 पैसा है, जबकि डीजल की कीमत 102 रुपए 79 पैसा है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 36 पैसे हो चुका है और डीजल की कीमत 98 रुपए 74 पैसे। देश के नए पेट्रोलियम मंत्री को उम्मीद तो थी कि इस पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन लगता है वो इस सवाल को टालने का बहाना पहले से ही सोच कर आए थे। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, टू बी ब्रीफ्ड ऑन देम। आई वुड हैव बीन सरप्राइज्ड इफ यू डिडंट आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। 7 साल तक लगातार तेल की कीमतों में लगी आग से भड़कती जनता को ठंडा रखने के जुगाड़ में लगे धर्मेंद्र प्रधान तो झंझट से मुक्ति पा गए हैं। अब तेल के बढ़ते दामों का बोझ जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी हरदीप पुरी के कंधों पर आ गई है। उन्होंने 2 बातें क्लियर कर दी हैं। पहला ये कि वो धर्मेंद्र प्रधान के रास्ते पर ही पेट्रोलियम मंत्रालय को चलाएंगे और दूसरी ये कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. अब हरदीप पुरी की इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या हरदीप पुरी भी तेल के बढ़ते दामों के लिए उन्हीं तर्कों का सहारा लेंगे जिनका जिक्र धर्मेंद्र प्रधान अक्सर किया करते थे और जो जनता के गले नहीं उतरते थे? जिस प्रकार की सरकारों के खर्चे बढ़े हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोरोना की महामारी की विभीषिका के कारण अर्थनीति ठप हो गया था। लोगों को रोजगार दिलवाना, लोगों की स्वास्थ्य चिंता करना
विकास कामों में तेजी लाना, अर्थनीति को पटरी में लाना। इसीलिए सरकार की व्यय बढ़ी है, इसीलिए थोड़ा टैक्स के कारण लोगों को भी कष्ट है। कुल मिलाकर ये तेल की बढ़ती कीमतों पर सहन शक्ति का टेस्ट है और यहाँ आपको ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्री के बदलने का तेल की कीमतों से कोई संबंध नहीं है। दिल में दाम कम होने की उम्मीद रखना भारी पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। अब नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर क्या करते हैं ये बाद में पता चलेगा। अभी तो पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर जमा किसानों ने महंगाई को लेकर भी विरोध जताया। ये प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया था, जो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चलाए जा रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। इसमें शामिल किसान प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहन सड़क के किनारे खड़े कर दिए और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ जगह किसान अपना विरोध जताने के लिए खाली सिलेंडर भी लेकर आए थे। कई जगह किसानों ने बैल से गाड़ी खींची। आंदोलनकारी किसानों ने कुछ मिनटों के लिए अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाए और कहा कि यह सरकार को नींद से जगाने के लिए किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हाथ में सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत भी की। आपकी जो मांग है वो 3 कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी को लेकर के थी, तो ये सब कहां से आ गया? क्यों? इसके जब पैसे भरवाते हैं यहाँ पे भंडारे के लिए और गाँव में भरवाते हैं, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो जेब से ही तो जाते हैं। मतलब अच्छा महंगी चीज हम खरीदते हैं, हम आवाज भी ना उठावे। हम जनता भी हैं और हम किसान भी हैं। भाई जब से सरकार इनकी आई 7 साल में सिलेंडर का रेट दुगना हो गया। हमारी फसलों का रेट भी दुगना कर दो, हम नहीं कहने के। जिस हिसाब से इसके रेट बढ़े उसी हिसाब से कर दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। हमारे से फसलें आज ले लो और 2022 के हमको चेक दे दो 1 साल बाद के। लेकिन आप कह रहे हैं कि 22 तारीख से संसद की तरफ जाएंगे। तो कुछ बात बनेगी क्या? लग रहा है कि आप संसद की तरफ बढ़ोगे तो कुछ बात भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ न कुछ तो होगा भाई। रोड़ा रुक्का होगा, कुछ होगा, बात होगी, नहा होगी, हाँ होगी, जाएंगे नहीं जान देंगे, तो कुछ न कुछ तो होगा। बहुत सारे मंत्री बदले हैं, लेकिन जो आपसे बात कर रहे थे, कृषि मंत्री हो, पीयूष गोयल साहब हो, वो अब भी वहीं पर हैं। तो आपको उम्मीद है क्या कि बात फिर से सरिये चढ़ेगी या? और चढ़ जाएगी। हम क्या को मंत्री बदलवाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? किसी का क्यों मंत्रालय चुनाव है? बहुत मुश्किल से मिले। कुछ बात बता दे, उसे काट छांट के अगर हमारी यहाँ पे भीड़ आ जाए तो कह लगे टिकैत का टिड्डी दल आ गया। ये किसान टिड्डी दल है? बताओ भाई, टिड्डी दल है क्या? किसान देश को अनाज देता हो, टिड्डी दल वो होता है कि वो फसलों को खाता है। हम तो अनाज देते हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी आग लग गई है। दिल्ली में सीएनजी के दाम 90 पैसे बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो हो गए हैं और घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी की नई कीमतें 29 रुपए 66 पैसे प्रति एससीएम होंगी। इसमें 1 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आज कैबिनेट ब्रीफिंग में मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों को बड़ा फायदा देने का ऐलान किया। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी। कृषि मंडियों को और मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से और संसाधन दिए जाएंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यह दोहराया कि एपीएमसी को खत्म नहीं किया जाएगा। सरकार किसान नेताओं से कृषि कानून वापस लेने के अलावा सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो। आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है
कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आए, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, हमने हमेशा किसान आंदोलन के साथ संवेदनशील रवैया अख्तियार किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज एक बार फिर कहा कि अगर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग छोड़कर किसान संगठन बातचीत की टेबल पर आते हैं तो सरकार बातचीत को तैयार है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर अपना स्टैंड दोहराया। पहली बात तो ये है कि वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए, बातचीत करे और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करे, कानून खत्म नहीं होंगे और आन के बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे, कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर देगी, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।